आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज जो है हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम ये बात करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन जो है कैसे हुआ और सोवियत संघ की किन कमियों के कारण जो है विघटन सोवियत संघ का हो गया। तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में जो है हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ में बर्लिन की दीवार कैसे बना, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई और सोवियत संघ की विशेषता क्या थी और सोवियत संघ की कमियां क्या थी, ये हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। तो आगे और भी पार्ट लेके आऊँगा, लेकिन हम इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे और यही जो है आप लोगों को हम समझाएंगे कि किस तरीके से जो है आप लोगों को जो है नॉलेज दे सकें। तो आशा है कि ये वीडियो बनाने से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। देखते हैं हम अपने स्लाइड को और समझते हैं हम अपने पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आयशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज जो है हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो आपके पहला चैप्टर है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसमें देखिए, उसमें दो महाशक्तियां हैं, एक यूएसएसआर, एक यूएसएसआर एंड यूएसए। ये यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ और यूएसए का मतलब है अमेरिका। ये दोनों महाशक्तियां जो है आपस में शीत युद्ध के नाम से जो है लड़ाई करते हैं फर्स्ट चैप्टर में। और उसमें जो है इन दोनों महाशक्तियों में बहुत चीजों की होड़ होती है, जैसे हथियारों की, विचारधाराओं की, हर चीजों की लड़ाई होती है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का जो है अंत हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, कौन सी महाशक्ति का अंत होता है इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है बर्लिन की दीवार के बारे में। अब ये बर्लिन की दीवार है क्या? देखिए, यूरोप महाद्वीप है पूरा और उस यूरोप महाद्वीप में एक जर्मनी देश है। जर्मनी, और उसमें जो है बर्लिन बर्लिन जो है राजधानी है। तो बर्लिन जो है, बर्लिन में ही जो है क्या किया गया, दीवार खींची गई, उसी को बोला गया बर्लिन की दीवार। अब देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है वो एक पश्चिमी यूरोप में बटा हुआ है और एक पूर्वी यूरोप में। और पूर्वी यूरोप को जो है समर्थन देता है वो सोवियत संघ। और इनकी विचारधारा जो है वो है समाजवादी, है ना। समाजवादी का मतलब होता है समाज के हित में कार्य करना, समाज के लिए, लोगों के लिए कार्य करना, ये होता है समाजवादी। और एक है पश्चिमी यूरोप, उसको सपोर्ट करता है अमेरिका। और अमेरिका की जो विचारधारा है वो है पूंजीवादी, और इनका कहना है पूंजीवादी विचारधारा ज्यादा बेहतर है। और सोवियत संघ का कहना है समाजवादी विचारधारा ज्यादा बेहतर है। तो यही लड़ाई है दोनों अमेरिका में और सोवियत संघ में। और बीच में जो है मैंने आपको बता दिया, यूरोप का एक देश है जर्मनी, और जर्मनी में एक राजधानी है उनकी बर्लिन, वहीं पे जो है ये दीवार खींची गई थी।
तो आप समझ गए होंगे कि बर्लिन की दीवार क्या है। और बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो यहाँ पे एक छेद कर दिया गया था, और छेद कर किया था वही दीवार को छेद, जब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और ये दीवार टूट गई, और टूटने के बाद ये दोनों आपस में आना जाना करने लगे, दोनों दोनों देश, दोनों तरफ के लोग। और कुछ यहाँ पे इस आने जाने से कुछ समस्या पैदा भी हुई। तो हम आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरीके से बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और किस तरीके से गिराई गई। अब हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे जो कब खड़ी की गई, कितने किलोमीटर लंबी थी और कब तक खड़ी रही, ये हम सारी चीजें अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो चलते हम अपने अगले स्लाइड की ओर। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि यूरोप महाद्वीप है और उसका देश है जर्मनी, और उसमें राजधानी है बर्लिन। तो मैंने आपको ये बताया पीछे स्लाइड में। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कब खड़ी की गई। तो 1961 में खड़ी की गई और 28 सालों तक खड़ी रही और 150 किलोमीटर लंबी थी। 9 नवंबर 1989 को जो है गिरा दी गई। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब खड़ी की गई और कितने साल तक खड़ी रही, तो 28 सालों तक। और कितने किलोमीटर लंबी थी, तो 150 किलोमीटर लंबी थी। और कब गिरा दी गई, तो 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दो देशों का विस्तृत रूप। दो देशों का विस्तृत रूप का मतलब है फुल फॉर्म। आपको बता दूं, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं यूएसएसआर को, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, और हिंदी में कहते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य। और उसके बाद यूएसए को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप देखिए बच्चों, जो ये आप लोगों को मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया, और आगे के हम स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बताया गया है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो देखिए, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और कुछ लोगों ने विरोध किया था इस रूसी क्रांति के लोगों ने, और कुछ लोगों ने समर्थन किया था। और विरोध जो किया था वो पूंजीवादी का किया था, और समर्थन जो किया था वो किसका किया था? समाजवादी का। तो मान के चलिए कि जो रूसी क्रांति में जो लोग थे, जो विरोध किया था पूंजीवादी का और समर्थन जो दिया था समाजवादी का, उसी को हमने बोला सोवियत प्रणाली। मतलब सोवियत संघ को लोगों ने चाहा, मतलब उसकी विचारधारा को लोगों ने चाहा। आप लोगों ने पीछे की स्लाइड में पढ़ा था कि अमेरिका कहता था पूंजीवादी बेहतर है, और सोवियत संघ कहते थे समाजवादी बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर जो है समाजवादी को जो है समर्थन किया है लोगों ने, तो समाजवादी को बेहतर बताया है। तो देखिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे तीन दुनिया। तो ये तीन दुनिया क्या था? तो पहली दुनिया जो है अमेरिका को कहा जाता है, और दूसरी दुनिया जो है वो सोवियत संघ को कहा जाता है, और तीसरी दुनिया जो है वो भारत को या गुटनिरपेक्ष को कहा जाता है। अच्छा, गुटनिरपेक्ष क्या है या आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। मैं लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि
अगर कोई देश जो है अपने आप को अलग करके एक गुट बना ले तो उसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। मतलब भारत ने जो है ना अमेरिका का साथ दिया और ना सोवियत संघ का, और अलग से अपना गुट बनाया जिसे बोला गया गुट निरपेक्ष। इसीलिए हम तीसरी दुनिया चाहे भारत को कहते हैं या गुट निरपेक्ष को। तो बच्चों आप इससे समझे होंगे कि पहली दुनिया कौन सी थी, दूसरी दुनिया कौन सी थी और तीसरी दुनिया कौन सी थी। आगे हम पढ़ेंगे, आगे स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टॉपिक है सोवियत संघ की प्रणाली, है ना। सोवियत संघ की विशेषता या प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि उनकी विशेषता क्या थी। विशेषता का मतलब क्या होता है कि अगर जो चीज उनके पास हो वो उनकी विशेषता है, मतलब वो उनकी खूबी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उनके पास खनिज संसाधन थे, मतलब भंडार था उनके पास खनिज संसाधन। मतलब जैसे खनिज, जैसे लोहा, है ना, जैसे तेल, जैसे इस्पात। इस्पात क्या होता है? इस्पात का मतलब होता है स्टील, है ना। ये सब जो है इनके इस खनिज संसाधन थे और इनके पास भरपूर था खनिज संसाधन। अच्छा, संचार की प्रणाली इनके पास बहुत अच्छी थी। संचार मतलब बातें पहुंचाने के लिए अच्छा साधन था इनके पास। मतलब अपने कम्युनिकेशन करने के लिए इनके पास अच्छा साधन था। मतलब ये लोग अच्छे से जो है एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे क्योंकि इनके पास संसाधन बहुत अच्छे थे। अब आगे पढ़ेंगे हम आवागमन की जो सुविधा थी वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब दूर आने जाने के साधन इनके पास अच्छे थे। देखिए मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में जो है चीजें बताने की कोशिश की है, तो आप इसे समझिए। घरेलू उपभोक्ता उद्योग मतलब अपने देश में ही ये जो है छोटी सी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक अपने घर के अंदर ही, मतलब अपने देश के अंदर ही बनाते थे। मतलब पिन से लेकर कार तक, मतलब हर चीजें जो है इनके पास बहुत अच्छी थी। आगे हम पढ़ेंगे न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता का मतलब क्या है? स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल सुविधा और बच्चों की देखभाल इनके पास बहुत अच्छी थी। अगर मान के चलिए इनके पास सब कुछ इतनी अच्छी सुविधा थी तो क्या ये बेरोजगार रहेंगे? नहीं। इसीलिए इनके पास बेरोजगारी भी नहीं थी। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे बेरोजगारी भी नहीं थी। तो आप बच्चों इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि सोवियत संघ की विशेषता क्या थी। उनके पास खनिज संसाधन बहुत ज्यादा थे, उनके पास संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, उनके पास आने जाने मतलब आगमन आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी थी, और घरेलू उपभोक्ता मतलब घर में अपने देश के अंदर ही छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजें तक बनाते थे, और स्वास्थ्य सुविधा हो गया, स्कूल सुविधा हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, बहुत अच्छे थे। इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी भी नहीं थी। आई होप बच्चों आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। देखिए इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं सोवियत संघ की कमियों के बारे में। देखिए इतना चीज होने के बाद भी सोवियत संघ में कुछ कमियां थी। सबसे पहले पढ़ेंगे नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही का मतलब है वहाँ के जो अधिकारी थे उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, वहाँ के जनता के हाथ में कुछ नहीं रह गया था। सारी चीजें नौकरशाही हो गई थी। सब जो है अधिकारी ही अपना हुक्म चलाते थे। इसलिए जो है जनता के बारे में उसमें जो है कुछ भी जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। आगे हम पढ़ेंगे सत्तावादी। मतलब सत्तावादी का मतलब क्या है? मैंने आपको पीछे बताया था जो एक ही पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और वो भी कितने सालों तक शासन कर रही थी? 70 सालों तक। तो हम कह सकते हैं जो वो लोग जो थे सत्तावादी हो गए थे, सिर्फ अपना ही हुकूमत चलाते थे, जनता के लिए जवाबदेह नहीं था। इसीलिए उनका जीवन जो हो गया था वो कठिन हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो था सारा का सारा संसाधनों का उपयोग जो है हथियारों पे किया जा रहा था, जनता पे नहीं किया जा रहा था। कहने का मतलब है कि जितने भी पैसे हैं, जितने भी
संसाधन हैं, वो सारी चीज़ें हथियारों में किया गया था। लड़ाई में मतलब सोवियत संघ जो है अमेरिका से जब लड़ाई कर रहा था, तो सारा का सारा पैसा जो है वो किस में लगा रहे थे? हथियारों में। और जनता का जीवन जो है इसलिए क्या हो गया था? कठिन। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कि नौकरशाही क्या है, सत्तावादी क्या है और जीवन कठिन क्यों हुआ था? क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी, सारा का सारा पैसा संसाधनों का जो है हथियारों में उपयोग किया जा रहा था लड़ाई के चलते। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसलिए वहाँ पे सत्तावादी था, मतलब वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जो था वो 70 सालों तक होने के कारण अभिव्यक्ति की मनाही थी, मतलब जनता अपने अनुसार जो है कोई विचार व्यक्त नहीं कर पाती थी, स्वतंत्र नहीं थी वहाँ की जनता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का, और वो भी कितने सालों तक? 70 सालों तक। इस वजह से जनता को जो है किसी बात की अभिव्यक्ति नहीं थी, अपने विचार स्वतंत्र रूप से जो है वो नहीं व्यक्त कर पाती थी। अगला है संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत। मतलब वहाँ पे जो है संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत का मतलब है कि वहाँ की जो संस्था थी उसमें सुधार की ज़रूरत थी। मतलब सदस्य को बढ़ाने थे, जिससे जो है जनता को जो है देख-रेख सही से हो सके। और भी एक कमियाँ थी, रूस का दबदबा। कहने का मतलब है कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। और 15 गणराज्य में से सिर्फ एक को ही जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वो रूस को। इसलिए रूस जो है अपना दबदबा दिखाती थी, तो ये भी एक गलत बात थी सोवियत संघ की। और 1979 में अफ़गानिस्तान में विरोध किया गया था, ये भी एक कमी थी किस चीज़ की? सोवियत संघ की। तो आई होप बच्चों आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं आगे स्लाइड की ओर। तो आई होप बच्चों आपको ये स्लाइड भी समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हम अपने अगले स्लाइड की ओर। और तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है सोवियत संघ की जो है कमियों तक हमने पढ़ा। आगे जो है हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के किस तरीके से जो है विघटन वगैरह हुआ, तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से देखते रहिए। धन्यवाद।